हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, तो ये किसके कारण से हरी दिखाई देती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण से हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी जी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का क्या मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है अति पशुचरण, सी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन है गहन खेती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर जो गणित का है। 4 नंबर प्रश्न है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है यहाँ पे हम उतार देते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो बोल रहा है इस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। इधर क्या बचेगा, cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से cos को हटाना पड़ेगा। तो cos कैसे हटेगा, जब इधर भी cos रहेगा तो cos से cos कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिखेंगे। इधर क्या है, तो इधर cos 3 थीटा बराबर 1/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं cos से cos कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा 3 थीटा, यानी 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बटा क्या हो जाएगा, नीचे 3 कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, यानी थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 20 डिग्री निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्यों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ए ऑप्शन है 70 बार, बी ऑप्शन है 71 बार, सी ऑप्शन है 72 बार, डी ऑप्शन है 80 बार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्यों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, सी ऑप्शन है खरोष्टी लिपि में, डी ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंजाबी किस लिपि में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हित चाहने वाला। यहां पे आपको बताना है कि हित चाहने वाला को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है समदर्शी, बी ऑप्शन है सर्वज्ञ, सी ऑप्शन है हितैषी, डी ऑप्शन है कृतधन। तो यहां पे आपको बताना है कि हित चाहने वाला क्या कहलाता है, तो हितैषी कहलाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है, तो भगवान इंद्र जाते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों जाते हैं कर्ण के पास, तो कौच और कुंडल को दान में लेने के लिए जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरे 40 के 40 प्रश्न देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं। यहाँ पे एक एपी दिया है और यहाँ पे प्रथम पद 3 है और अंतिम पद कितना है 60 है। बोल रहा है कि इनमें कितने पद हैं, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो जब भी आपसे बोले पद निकालने के लिए तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन, तो an वाला। an बराबर क्या होता है, तो a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। यहाँ पे an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है। तो an का मान कितना है, यानी अंतिम पद कितना है 60 है, यानी an का मान यहाँ पे 60 हो गया। फिर यहाँ पे आपको a का मान चाहिए, तो a क्या होता है, तो ये AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। यानी a का मान यहाँ पे 3 है, तो यानी a का मान यहाँ पे 3 निकल गया। फिर हमको यहाँ पे निकालना है कि कितने पद हैं, यानी हमको n का मान निकालना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब चाहिए आपको d, तो d क्या होता है, ये सार्व अंतर होता है। और d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरे पद यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यानी डी का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। बस इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, रखना है। an का मान 60 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 60 बराबर है, तो बराबर a का मान 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3 प्लस n का मान हमको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। d का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये 3 है ये दोनों के लिए है, तो आपको यहाँ पे गुणा कराना है। तो यहाँ पे 60 है, तो 60 बराबर है, तो बराबर 3 है, तो 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब इसमें गुणा करा दीजिए, 3 में n से गुणा होगा तो 3n, और यहाँ पे देखिए -1 में 3 से गुणा होगा तो -3 होगा। अब यहाँ पे देखिए +3 और -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा 60 और उधर बचेगा 3n। हमको n का मान निकालना है, और n क्या होता है, पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पे n का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60/3 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। यानी 20 बराबर कितना निकल गया, n निकल गया। इसे सीधा कर लीजिए, n बराबर कितना हो गया हमारा 20 निकल गया। यानी कितने पद हैं, तो 20 पद हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न हिंदी का है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है निराला को, बी ऑप्शन है भारतेंदु को, सी ऑप्शन है जयशंकर को, डी ऑप्शन है पंत को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है, तो पंत साहब को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12
12 नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर की आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन है विभा राव, बी ऑप्शन है आभा राव, सी ऑप्शन है क्षमा राव, डी ऑप्शन है रामा राव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे, तो क्षमा राव प्रसिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है, तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एक गोले का त्रिज्या क्या है, आर है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का त्रिज्या अगर आर है तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि रघुवंशम किनकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो रघुवंशम कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है डाकू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं, तो उद्योगी को करती हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। यहां पे आपको बताना है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये कोसेक ए के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है केचुआ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहलगांव विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है भागलपुर में, बी ऑप्शन है मुंगेर में, सी ऑप्शन है जमुई में, डी ऑप्शन है साहेबगंज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये भागलपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो ये उपनिषद से संकलित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1855 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1885 में, डी ऑप्शन है 1895 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न है यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका सारो अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद यहाँ पे 13 और 25 दिया है, यानी यहाँ पे छठा पद कितना दिया है, 13 दिया है। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 5d होता है। और यहाँ पे देखिए छठा पद कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। यहाँ पे देखिए छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 5d होता है। और a + 5d बराबर कितना दिया है, 13 दिया है, यानी यहाँ पे छठा पद कितना दिया है, 13 दिया है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए 12वां पद कितना दिया है, 25 दिया है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + यहाँ पे 11d, और a + 11d कितना दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, d का मान निकालना है, तो इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए a बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -6d बचेगा। और 13 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6d बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो हमको d का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 6 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी 12 बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और d को ही सार्वत्रिक अंतर बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है श्वसन अंग, सी ऑप्शन है नेफ्रॉन, डी ऑप्शन है रक्तचाप को। यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूलशंकर ने, बी ऑप्शन है देवशंकर ने, सी ऑप्शन है शिवशंकर ने, डी ऑप्शन है हेमशंकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूलशंकर ने किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किनके बचपन का नाम मूलशंकर था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया क्या है प्रश्न, तो यहाँ पे दिया है साइन 54 डिग्री और माइनस यहाँ पे क्या दिया है कॉस 36 डिग्री। बोल रहा है यहाँ पे कि इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 54 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, 36 डिग्री का मान पता नहीं है, तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो पहले वाले को हम यहाँ पे बदलते हैं। तो यहाँ पे साइन और यहाँ पे देखिए 54 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 36 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 90 में से 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 54 डिग्री बचेगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस एक को बदलना है और एक को नहीं बदलना है। तो इसको आपको ये बदल दिए, तो आपको इसको नहीं बदलना है, इसको सेम यहाँ पे वैसे ही आपको क्या करना है, उतार देना है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या ये क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा और थीटा के जगह पे कितना है 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 डिग्री, माइनस है तो माइनस कॉस 36 डिग्री है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कॉस 36 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉस 36 डिग्री में से कॉस 36 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए ऑप्शन है 1922 में, बी ऑप्शन है 1924 में, सी ऑप्शन है 1927 में, डी ऑप्शन है 1928 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 1928 में आया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। ए ऑप्शन है असम की, बी ऑप्शन है मणिपुर की, सी ऑप्शन है बंगला की, डी ऑप्शन है उड़ीसा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कलिंग लिपि भारत की किस प्रदेश की लिपि है, तो उड़ीसा की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है रामदेव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के पत्तियों के द्वारा रंध्रों, यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल वाष्प का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है। ए ऑप्शन है गांव के पहरेदार, बी ऑप्शन है बूढ़े अभिभावक, सी ऑप्शन है द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है, तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है सभा, डी ऑप्शन है चावल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए जो सभा है ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्ष का, बी ऑप्शन है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन है 6 वर्ष का, डी ऑप्शन है 7 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, बी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, सी ऑप्शन है लट्टू के खेल में, डी ऑप्शन है बैडमिंटन के खेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लड्डू यहाँ पे लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है दूध का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है लवक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 का घात बताइए। जो ये बहुपद दिया है इसका आपको घात बताना है। तो जो चर का महत्तम घात होता है वही इसका क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो चर इसमें x है और x का महत्तम घात कितना है, 2 है, तो वही इसका क्या होगा, घात होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। और जो भी प्रश्न इसमें से याद नहीं है आपको तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे। ए ऑप्शन है अयोध्या के, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर के, सी ऑप्शन है कपिलवस्तु के, डी ऑप्शन है पटना के। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।